Hello guys, this is Zoologist AK and I am here to talk about biological role of site-specific recombination, in which I will talk about an example of tyrosine recombinase. As I have discussed that tyrosine recombinase break one strand in out of the double-stranded DNA and then rejoin that strand, then again it break the second strand. So it works at one strand at a time. So here I will talk about the example of this tyrosine recombinase, that is the proteinaceous enzyme that play major role in the site specific recombination. So here I will discuss this bacteriophage lambda integrase. It promote DNA integration. Integration means it integrate the genome of lambda phase with the bacterial genome, and then when it has to replicate or produce its progeny, then it will excise the lambda genome from the bacterial genome. So it will excise or excision of the lambda genome will occur into and out of a specific sequence on the E. coli chromosome, that is the bacterial chromosome, and recombination sites at which this bacteriophage lambda integrase will act is the at site. So today we will discuss this example in detail and what happens in this and what is this at site consist and what is the mechanism of this bacteriophage lambda integrase. So let's begin with me. So before understanding this example, let us understand some points. जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि जो साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन होता है वो जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर देता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे इंजर्शन भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का, होस्ट जीनोम में डिलीशन भी हो सकता है, और अगर वो एक ही क्रोमोसोम में दो साइट्स प्रेजेंट है रिकम्बिनेशन साइट तो वहाँ पे इन्वर्जन भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है जीन का एक्सप्रेशन अल्टर हो जाता है. जैसे इन्वर्जन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स कैन अलो टू अल्टरनेटिव जीन्स टू बी एक्सप्रेस्ड. बहुत सारे फेज जो इंजर्ट कर देते हैं अपना डीएनए होस्ट क्रोमोसोम में. होस्ट कुछ भी हो सकता है, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एनिमल्स भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है. इन्फेक्शन जब करेंगे फेज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को तो उसमें वो अपने जो जीनोम है उसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो उससे भी जो एक्सप्रेशन है जीन का वो अल्टर हो जाता है. तो सिंपली क्या होता है जब CSSR होता है, CSSR मीन्स साइट स्पेस कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन. तो कंजर्व साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन जब होता है, कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन के टाइम पे क्या होता है, रिकम्बिनेस प्रोटीन एक्ट करते हैं एज ए एंजाइम जो बाइंड करते हैं डीएनए के साथ. तो वो क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन डीएनए कोवेलेंट इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं. डीएनए कोवेलेंट इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दो रिकम्बिनेशन साइट वो क्या आ जाती है एक दूसरे के पास आ जाती है. पर क्या होता है कई बार इस रिकम्बिनेश प्रोटीन के अलावा भी कुछ एडिशनल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जिसको हम आर्किटेक्चरल प्रोटीन कहते हैं. आर्किटेक्चरल प्रोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं रिकम्बिनेशन रिएक्शन की डायरेक्शन को, कि कैसे होनी है, किस पर्टिकुलर साइट पे रिकम्बिनेशन हो रहा है, किस पर्टिकुलर साइट पे क्रॉसिंग ओवर होना है, तो वो सब वो कंट्रोल करते हैं. इसीलिए इनको आर्किटेक्चरल प्रोटीन बोला गया क्योंकि ये रेगुलेटरी फंक्शन होता है इनका. For example, to ensure that integration of a DNA segment occurs while preventing the reverse reaction. मीन्स इंटीग्रेशन भी होगा पर रिवर्स रिएक्शन को वो प्रिवेंट भी कर रहे हैं. रिवर्स रिएक्शन मतलब डीएनए एक्सचेंज को वो प्रिवेंट करेगा तभी इंटीग्रेशन होगा, बट जब इंटीग्रेशन को वो प्रिवेंट करेगा तो डीएनए एक्सचेंज होगा. तो यहाँ पे रेगुलेशन होगी दोनों प्रोसेस की, क्योंकि इंटीग्रेशन और जो एक्सचेंज है जीनोम का, जैसे अगर हम यहाँ पे फेज जीनोम की बात करेंगे कि फेज इंटीग्रेट करेगा फेज जीनोम को किसमें, बैक्टीरिया के जीनोम में, तो वो इंटीग्रेशन होगा तो वहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो सकता. अगर एक्सचेंज होगा तो वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो दोनों प्रोसेस साथ में नहीं चल सकती. तो यहाँ पे रेगुलेशन होगी और वो रेगुलेशन किसके थ्रू की जाएगी, आर्किटेक्चर प्रोटीन्स के थ्रू और डिफरेंट टाइप्स के एसोसिएटेड प्रोटीन्स के थ्रू रेदर देन दिस रिकम्बिनेज जो हमारे प्रोटीन्स हैं और एंजाइम्स हैं. इस टाइप का जो रेप्लिकेशन होता है वो बहुत ही असेंशियल होता है, क्योंकि जो रिकम्बिनेज हैं वो
रेगुलेट किए जाते हैं इन प्रोटीन्स के थ्रू, जो कंट्रोल करते हैं एक पर्टिकुलर डीएनए की रीअरेंजमेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बैक्टीरियल लैम्बा इंटीग्रेज। तो जब यहाँ पे हम लैम्डा इंटीग्रेज की बात कर रहे हैं तो लैम्डा इंटीग्रेज क्या करेगा, ये लैम्डा इंटीग्रेज क्या करेगा, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा है वो इन्फेक्ट करेगा एक होस्ट बैक्टीरियम को, एक होस्ट बैक्टीरिया को, और फिर बहुत सारे रेगुलेटरी इवेंट्स होंगे। उन रेगुलेटरी इवेंट्स के बाद या तो लाइसोजेनिक स्टेट आएगी या फिर लाइटिक ग्रोथ होगी उस फेज की। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस mechanism. Before understanding this mechanism, we will understand the lysogenic state and the lytic state or lytic growth. तो जब भी कोई फेज किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के को इन्फेक्ट करती है तो उसमें दो स्टेज चलती हैं उसकी, एक होती है रेप्लिकेटिव स्टेट, एक होती है नॉन रेप्लिकेटिव स्टेट। मीन्स एक तो होती है कि वो इंटीग्रेट करके रह जाए, बस जो हमारा होस्ट जीनोम है उसके साथ वो इंटीग्रेशन में रह जाएगी, फिर जब उसको रेप्लिकेशन करना होगा तब वो रेप्लिकेट करेगी और फिर वो लाइसोजेनिक स्टेट में आएगी। और कुछ होता है कि वो डायरेक्टली क्या होगी, लाइसोजेनिक स्टेट में आ जाएगी, रेप्लिकेशन करेगी और अपनी प्रोजेनी को वो प्रोड्यूस करेगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। क्योंकि जब भी बैक्टीरियोफेज लैम्डा इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को जो कि इसका पर्टिकुलर होस्ट होगा, तो तब बहुत सारे रेगुलेटरी इवेंट के बाद दोनों में से कोई एक फेज आएगी, आइदर लाइसोजेनिक और लाइटिक। तो यहाँ पे पहले हमारी लाइसोजेनिक स्टेट आएगी क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि पहले इंटीग्रेशन होगा फिर उसके बाद लाइटिक स्टेट आएगी जिसमें डिवीजन होगा फेज का। और बोले तो वो फेज जो है वो अपनी प्रोजेनी को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी ताकि वो इन्फेक्ट कर सके अदर सेल्स को। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो जो लाइटिक सेल साइकिल होती है ये मेन वायरल रेप्लिकेशन मेथड होता है और ये रेप्लिकेटिव फेज होती है फेज की, that result the destruction of infected cells and new virus cells are released। मीन्स कैसे होता है, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें क्या होगा, फेज होगी, जो भी हमारी यहाँ पे फेज होगी, मान लो ये फेज है, तो ये क्या करेगी, रेप्लिकेट करके बहुत सारी प्रोजेनी दे देगी। प्रोजेनी देके यहाँ पे सेल लाइसिस हो जाएगा और ये प्रोजेनी बहुत बाहर क्या है वो एक्सक्रीट हो जाएंगी और स्प्रेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से डिफरेंट सेल्स को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। पर लाइसोजेनिक सेल्स में क्या होता है, वायरल जो डीएनए वो इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट जीनोम के साथ। होस्ट जीनोम यहाँ पे क्या होगा, अगर बैक्टीरिया होस्ट है तो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ वो इंटीग्रेट कर जाएगा, ह्यूमन होस्ट है तो जो भी होस्ट होगा उसके जीनोम के साथ वो इंटीग्रेट कर जाएगा और एक स्टेबल कंडीशन में वो वहाँ पे सर्वाइव करेगा। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए। जो लाइटिक साइकिल होती है इसमें वायरल डीएनए इंटीग्रेट नहीं करता, पर लाइसोजेनिक साइकिल में वायरल डीएनए इंटीग्रेट करता है। होस्ट डीएनए हाइड्रोलाइसिस, होस्ट डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड इन दिस फेज, क्योंकि हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो वो स्प्रेड नहीं कर पाएंगी। बट जब इंटीग्रेशन हो जाता है लाइसोजेनिक साइकिल में उस टाइम पे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है होस्ट डीएनए का। स्टेजेस, लाइटिक साइकिल हैज 5 स्टेज, नेमली अटैचमेंट करेगी, पेनिट्रेशन करेगा, बायोसिंथेसिस करेगी, मैच्योरेशन एंड लाइसिस। लाइसिस मतलब वो रेप्लिकेट करके और होस्ट सेल को ब्रेक डाउन करे जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो रही है आउटसाइड द होस्ट सेल। और फिर लाइसोजेनिक साइकिल की 6 स्टेज होती है जिसमें वायरल अटैचमेंट होती है। वायरल अटैचमेंट मतलब कि यहाँ पे जो फेज का जो जीनोम है वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ अटैचमेंट करेगा, उसको पेनिट्रेट करेगा, इंटीग्रेशन करेगा, फिर एक्सीजन करेगा, उससे रिमूव होगा, रेप्लिकेशन करेगा और बोले तो उसको इन्फेक्शन करेगा और फिर रिकम्बाइन करेगा। वायरल डीएनए रेप्लिकेशन, वायरल डीएनए रेप्लिकेशन ओक्योर इंडिपेंडेंटली लाइटिक साइकिल में, बट लाइसोजेनिक साइकिल में जो रेप्लिकेशन है वो होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेशन में रेप्लिकेशन होता है। जैसे होस्ट का जो डीएनए है उसके रेप्लिकेशन के साथ ही उसी के रेप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा वायरल का रेप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर जाता है, रिकम्बाइन कर जाता है। वायरुलेंस जो हमारी लाइटिक साइकिल होती है वो ज़्यादा वायरुलेंस होती है और जो लाइसोजेनिक होती है वो वायलेंट नहीं होती है। लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, यहाँ पे जो होस्ट सेल है वो लाइज्ड आउट हो जाएगी जिसकी वजह से वायरल पार्टिकल्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे और न्यू सेल्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाएंगे। पर इसमें कोई लाइसोजेनिक सेल्स साइकिल में इंटीग्रेशन होता है, इस वजह से यहाँ पे लाइसिस नहीं होता और जो न्यू सेल्स हैं वो यहाँ पे इन्फेक्ट नहीं होती। टाइम इसका शॉर्ट पीरियड होता है, इसका लॉन्ग पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि लाइसोजेनिक सेल साइकिल में क्या होता है, इंटीग्रेशन हो जाती है। इंटीग्रेशन होती है तो जब होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट होगा तभी
जो फेज का डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा, तो इसको वेट करना पड़ेगा अपनी प्रोजेनिक को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि एक रिकम्बिनेंट स्टेज में आ जाती है आफ्टर इन्फेक्शन, इसलिए इसको लंबा टाइम लगता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल. In this example, I am going to talk about two points here. Here this L stand for lambda. Lambda integrase promote the integration and excision of a viral genome into the host cell chromosome. पहले हम समझेंगे कि कैसे lambda integrase कैसे प्रोमोट करता है इंटीग्रेशन एंड उसके बाद एक्सीजन किसका, वायरल जीनोम का होस्ट सेल के क्रोमोसोम में. फिर हम समझेंगे कि बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा है वो एक्सीजन जब करता है उस टाइम पे यहाँ पे कुछ न्यू प्रोटीन्स और एसोसिएटेड प्रोटीन और आर्किटेक्चर प्रोटीन्स की जरूरत होती है. तो उन प्रोटीन्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे हम और उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है. तो क्या होता है कि जब जैसे कि मैंने बात की कि जब बैक्टीरियोफेज लैम्डा इन्फेक्ट करेगी होस्ट बैक्टीरिया को, तो वहाँ पे दो इवेंट चलते हैं, एक लाइसोजेनिक स्टेट चलती है और एक होती है लाइटिक स्टेज. तो यहाँ पे लाइसोजन की इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या होना होगा, अगर लाइसोजेनिक स्टेज पहले चलेगी जिसमें इंटीग्रेशन होता है फेज डीएनए का होस्ट क्रोमोसोम में, एंड टू रेप्लिकेट फेज को यहाँ पे एक्साइज होना पड़ेगा होस्ट के क्रोमोसोम से और उसको किस में एंटर करना पड़ेगा, लाइटिक साइकिल में. तो पहले यहाँ पे फेज इंटीग्रेट करेगी फिर एक्सीजन होगा. तो ये जो एनालिसिस है कि पहले फेज इंटीग्रेट करते हैं उसके बाद एक्सीजन होता है, ये हमें एक मोलिकुलर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे हमारा साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन प्रोसेस एक्चुअल में होती है. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. क्या होता है, जो अगर लाइसोजेनिक सेल चलेगी जब बैक्टीरियोफेज लैम्डा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो लैम्डा इंटीग्रेस प्रोटीन लैम्डा INT स्टैंड करते हैं. ये एक टायरोसिन रिकम्बिनेज होता है, मीन्स टायरोसिन रिकम्बिनेज का एग्जाम्पल होता है लैम्डा इंटीग्रेस. ये इंटीग्रेट करेगा और कैटालाइज करेगा रिकम्बिनेशन दो स्पेसिफिक साइट के बीच में, जिसको हम एट साइट बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे एट P शो किया गया है, यहाँ पे एट B शो किया गया है. तो ये जो एट है ATT, ये जो एट साइट है इसको बोला जाता है अटैचमेंट साइट. दिस एट साइट इज नोन एज अटैचमेंट साइट. सो यहाँ पे जो P है ये स्टैंड करता है फेज के लिए और जो B है वो स्टैंड करता है यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए. बट क्या होता है, ये जो लैम्डा इंटीग्रेस है डेट इज लैम्डा INT, लैम्डा इंटीग्रेस, इसको कुछ एसेसरी प्रोटीन की जरूरत भी होती है ताकि ये प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके. और ये एसेसरी प्रोटीन क्या करते हैं ये एसेसरी प्रोटीन्स जिनकी ज़रूरत होती है इस लैम्डा इंटीग्रेस को, ये एसेसरी प्रोटीन्स ये इंश्योर करते हैं कि जो डीएनए इंटीग्रेशन है और जो एक्सीजन है, क्योंकि पहले क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा उसके बाद एक्सीजन होगा, ये दोनों सेम राइट टाइम पे हो, कि गड़बड़ी ना हो. ये ना हो कि पहले लाइटिक साइकिल चल गई और फिर उसके बाद लाइसोजेनिक चले. तो ये इंश्योर करता है कि पहले इंटीग्रेशन हो फिर उसके बाद एक्सीजन हो, मीन्स पहले लाइसोजेनिक साइकिल हो फिर उसके बाद लाइटिक साइकिल हो. बोथ यहाँ पे जो ये अटैचमेंट साइट है एट P और एट B जो साइट है ये एसिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज्ड है. जैसे कि हम देख सकते हैं ये लॉन्ग साइट है, ये स्मॉल साइट है, तो ये क्या है, एसिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज्ड साइट है. और उन दोनों के बीच में एक सेंट्रल कोर है और ये सेंट्रल कोर हमारा जो एट साइट है उसमें 30 बेस पेयर लॉन्ग होता है और जो एट P साइट है उसमें वो लॉन्ग होता है अबाउट 200 बेस पेयर लॉन्ग. जब मैं बात कर रही हूँ कोर रिकम्बिनेशन साइट की, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है कोर रिकम्बिनेशन साइट, अगर मैं फेज के जीनोम की बात करूँ, ये फेज जीनोम है, इसमें ये जो C डैश है ये क्या है, ये है इंटीग्रेस बाइंडिंग साइट, लैम्डा इंटीग्रेस बाइंडिंग साइट है. क्योंकि जो हमारा यहाँ पे फेज जीनोम है और जो यहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम है, दोनों में 2
लैम्डा इंटीग्रेस बाइंडिंग साइट होती हैं, जो यहाँ पे डिनोट की गई हैं सी डैश के थ्रू। सी डैश फेज जीनोम में लैम्डा इंटीग्रेस बाइंडिंग साइट है, और बी डैश बैक्टीरियल जीनोम में लैम्डा इंटीग्रेस बाइंडिंग साइट है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है कोर रिकम्बिनेशन साइट में। किसमें? कोर रिकम्बिनेशन साइट के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि कोर रिकम्बिनेशन साइट में क्या होती है? दो, तो उसमें लैम्डा इंटीग्रेस बाइंडिंग साइट होती है, एक क्रॉस ओवर रीजन होता है, जो यहाँ पे ग्रे कलर में शो किया गया है वो क्या है? क्रॉस ओवर रीजन, और जहाँ पे स्ट्रैंड एक्सचेंज होता है। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कोर रिकम्बिनेशन साइट होती है, कोर रिकम्बिनेशन साइट, जिसमें दो तो इंटीग्रेस लैम्डा इंटीग्रेस बाइंडिंग साइट होंगी, और एक होगा क्रॉस ओवर रीजन, जहाँ पे क्या होगा? रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगी। अगर मैं यहाँ पे एट बी की बात करूँ तो उसमें शॉर्ट सेंट्रल कोर होता है, जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, अबाउट 30 बेस पेयर लॉन्ग होगा। पर एट पी में वो जो कोर है वो लॉन्ग होता है अबाउट 200 और 240 बेस पेयर लॉन्ग होता है। कितना होता है? 240 बेस पेयर लॉन्ग कोर होता है, और इसमें बहुत सारे एडिशनल प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एडिशनल प्रोटीन बाइंडिंग साइट है। ये जो एडिशनल बाइंडिंग साइट है ये फ्लैंक करती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ दिस कोर रीजन। कोर रीजन के दोनों साइड में है पी डैश साइट है, जो यहाँ पे किसको डिनोट कर रही हैं? इनको आर्म्स की नाम से आर्म्स बोला गया है। ये जो एडिशनल प्रोटीन बाइंडिंग साइट हैं ये फ्लैंक कर रही हैं कोर रीजन की बोथ साइड्स में, और ये क्या है? डीएनए रीजन्स हैं जिनको आर्म्स बोला गया है। ये साइट बाउंड की जाती हैं, ये दोनों साइट बाउंड की जाती हैं आर्किटेक्चरल प्रोटीन्स के थ्रू, और ये कंसिस्ट करती हैं बाइंडिंग साइट डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स के लिए, और कुछ एडिशनल साइट होती हैं जो लैम्डा इंटीग्रेस के थ्रू बाइंड की जाती हैं, जैसे P1 है, यहाँ पे P2 है और P डैश है, जैसे कि ये शो किया गया है P1 P2 एंड P डैश। ये P1 P2 P डैश जो है, P1 P2 और P डैश, जो कि वॉयलेट कलर में शो की गई है, ये है लैम्डा इंटीग्रेस बाइंडिंग साइट। तो जो लैम्डा इंटीग्रेस प्रोटीन होता है उसके बारे में अगर बात करें कि लैम्डा इंटीग्रेस जो प्रोटीन है उसमें दो डोमेन होते हैं। क्या होते हैं? 2 डोमेन्स होते हैं इस प्रोटीन में। ये क्या है? एक टायरोसिन रिकम्बिनेज का एग्जाम्पल है। 2 डोमेन्स होते हैं, और ये डोमेन्स क्या करते हैं? सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग करते हैं। इसका जो लैम्डा इंटीग्रेस का जो फर्स्ट डोमेन होता है वो बाइंड करता है आर्म रिकम्बिनेज रिकॉग्नाइजेशन साइट पे, और अदर डोमेन जो होता है वो कोर रिकॉग्नाइजेशन साइट पे बाइंड करता है। मीन्स कि एक तो आर्म्स पे बाइंड करेगा और एक कोर साइट पे बाइंड करेगा, कोर रिकॉग्नाइजेशन साइट पे बाइंड करेगा। सो इट इज दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस डोमेन ऑफ द लैम्डा इंटीग्रेस प्रोटीन, जो कि हमारा रिकम्बिनेज प्रोटीन है। और जब इंटीग्रेशन होगी फेस जीनोम की और बैक्टीरियल जीनोम की, उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कि जो एट बी साइट जो है, अटैचमेंट बी साइट और अटैचमेंट पी साइट, फेज की जो साइट है उसकी ज़रूरत होती है कि वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाए, नियर बाय आ जाए। और दूसरी किसकी ज़रूरत होती है? लैम्डा इंटीग्रेस की ज़रूरत होती है, एंड एक आर्किटेक्चरल प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उस आर्किटेक्चरल प्रोटीन्स को क्या बोला गया है यहाँ पे? IHF बोला गया है। I स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, S स्टैंड फॉर होस्ट, F स्टैंड फॉर फैक्टर, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। तो यहाँ पे मेनली 3 चीज़ों की जरूरत होती है जब यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है फेस जीनोम का एंड बैक्टीरियल जीनोम का। फर्स्ट है एट बी एंड एट पी, सेकेंड है लैम्डा इंटीग्रेस, थर्ड है यहाँ पे आर्किटेक्चरल प्रोटीन जो यहाँ पे IHF है, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। फिर बात आती है कि IHF क्या है? ये एक सीक्वेंस डिपेंडेंट डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। अगर मैं यहाँ पे IHF की बात करूँ, जो कि यहाँ पे शो किया गया है इंटीग्रेस IHF, और XIS जो यहाँ पे शो गया है, ये एक्सीजन में हेल्प करता है। तो जो IHF की मैं बात कर रही हूँ, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर की बात कर रही हूँ, ये क्या है? सीक्वेंस डिपेंडेंट डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो इंट्रोड्यूस करता है एक लार्ज बैंड, और वो बैंड कितना होता है? अबाउट 160 डिग्री का बैंड क्रिएट करता है, किसमें? डीएनए में। और जो आर्म होती है यहाँ पे एट पी की ये 2 आर्म्स हैं। ये जो एट पी की आर्म्स हैं ये कंसिस्ट करती हैं 3, इसमें 3
IHF बाइंडिंग साइट होती हैं जो कि यहाँ पे शो की गई हैं H1 के थ्रू, जो कि ग्रीन कलर में है, H2 एंड H डैश जो तीनों ही ग्रीन कलर में है, H1, H2 एंड H3। ये तीन IHF बाइंडिंग साइट होती है एट पी में। एट मीन्स अटैचमेंट फेज जीनोम में उसकी आर्म्स जो होती हैं वहाँ पे 3 IHF बाइंडिंग साइट होती हैं। तो ये जो IHF है, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर, इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है, ये दोनों it brings together the lambda integrase site on the DNA arms with the site present and the central core। ये क्या करता है, ये जो इंटीग्रेस बाइंडिंग साइट है P1, P2 एंड P1 डैश, इन साइट्स को पास में लेके आता है जो कि डीएनए की आर्म्स पे प्रेजेंट है, विद द साइट, उस साइट के साथ जो प्रेजेंट है सेंट्रल कोर पे। सेंट्रल कोर में जो साइट प्रेजेंट है उससे तो इंटीग्रेस कैसे बाउंड होता है, वीकली बाइंड होता है। और जो ये P1 है, P2 है, P1 डैश है, इनसे स्ट्रोंगली इंटीग्रेस बाइंड होता है। और जो कोर साइट है उससे इंटीग्रेस जो है वो लूजली बाइंड होता है और वीकली बाइंड होता है। तो इन तीनों साइट्स को, कि कोर साइट्स को और दो आर्म साइट्स में जो इंटीग्रेस बाइंडिंग साइट है, इनको पास में लेके आने का काम किसका है, IHF का। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर बोला गया। तो इसीलिए यहाँ पे 160 डिग्री से ये बेंडिंग करवाता है डीएनए की, ताकि ये साइट एक दूसरे के पास में आ जाए। सो बेंडिंग ऑफ द डीएनए मेडिएटेड बाय दिस IHF अलो दीज लैम्डा इंटीग्रेस टू फाइंड द वीक कोर साइट। वीक कोर साइट को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है और रिकम्बिनेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए हेल्प करता है IHF। जब रिकम्बिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो जो सर्कुलर फेज जिनोम है, ये सर्कुलर फेज जिनोम है और बैक्टीरिया का लीनियर जिनोम है, तो यहाँ पे इंटीग्रेस चाहिएगा, हमारा IHF चाहिएगा जो बेंडिंग कराएगा। तो जब ये रिकम्बिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो सर्कुलर फेज डीएनए वो स्टेबली इंटीग्रेट कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, वो इंटीग्रेट कर जाएगा होस्ट क्रोमोसोम में। होस्ट क्या है यहाँ पे, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि लीनियर फॉर्म में यहाँ पे शो किया गया है, ब्लूइश कलर में जो यहाँ पे शो किया गया है, जिसकी वजह से दो न्यू हाइब्रिड साइट क्रिएट होंगी, टू न्यू हाइब्रिड साइट क्रिएट होंगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक और दो हाइब्रिड साइट क्रिएट हुई है एट द जंक्शन बिटवीन द फेज एंड द होस्ट डीएनए। फेज ये हमारा होस्ट डीएनए है, ये हमारा फेज डीएनए है, ये हमारा होस्ट डीएनए, ये हमारा फेज डीएनए है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आर्म और यहाँ पे कोर एलिमेंट एंड ये हमारा होस्ट डीएनए आ गया, यहाँ पे आर्म, कोर एलिमेंट एंड होस्ट डीएनए आ गया। तो ये दोनों क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए। और इन दोनों को क्या बोला गया है, एट अटैचमेंट लेफ्ट साइट और एट आर स्टैंड फॉर राइट। तो ये लेफ्ट बोला गया है, लेफ्ट साइट बोला गया है इसको, और इसको राइट साइट बोला गया। बोथ ऑफ दीज साइट कंटेन द कोर रीजन। दोनों में कोर रीजन है जो कि ग्रेइश कलर में शो किया गया है, दोनों में क्या प्रेजेंट है, कोर रीजन। बट द टू आर्म रीजन्स आर नाउ सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। पर ये जो आर्म है जिसमें H डैश है जो कि IHF की बाइंडिंग साइट है और P1 डैश जो कि इंटीग्रेस की बाइंडिंग साइट है, ये इस साइट पे आ गई है जो कि लेफ्ट साइड है। और जो यहाँ पे H1 और H2 जो कि IHF की बाइंडिंग साइट है और P1 एंड P2 जो कि वायलेट कलर में शो की गई है जो कि लैम्डा इंटीग्रेस की बाइंडिंग साइट है, ये हमारी राइट साइड पे आ गए हैं, जिसकी वजह से ये साइड क्या हो गई है, सेपरेट हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं। सो नाइदर ऑफ द टू कोर रीजन, ना तो ये कोर रीजन ना ही ये कोर रीजन न्यू अरेंजमेंट में वो कम्पिटेंट नहीं कर सकते और असेंबल नहीं हो सकते इन एन एक्टिव लैम्डा इंटीग्रेस रिकम्बिनेज कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, वो अब असेंबल नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ये जो रिकम्बिनेशन की प्रोसेस है यहाँ पे दोबारा से परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों साइट क्या है, अब दूर हो गई हैं और दोबारा से ये असेंबल करके दोबारा से वो जो रिकम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसको फॉर्म नहीं कर सकते, दोबारा से ये उस मैकेनिज्म को परफॉर्म नहीं कर सकते। सो द डीएनए साइट इंपॉर्टेंट फॉर असेंबली आर सिंपली नॉट इन द राइट प्लेस एंड दिस रिकम्बिनेशन प्रोसेस और इंटीग्रेशन प्रोसेस विल नॉट अक्योर अगेन। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक्सीजन होगा। सेकेंड पॉइंट होगा यहाँ पे,
तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि बैक्टीरियोफेज एल, एल मीन्स लैम्डा है ना, बैक्टीरियोफेज लैम्डा एक्सीजन रिक्वायर ए न्यू डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, उसको एक नए डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल प्रोटीन। आर्किटेक्चरल प्रोटीन बोलते हैं, वो आर्किटेक्चरल प्रोटीन बहुत ही एसेंशियल प्रोटीन है एक्सक्लूसिव रिकम्बिनेशन के लिए, किसके लिए, एक्सक्लूसिव रिकम्बिनेशन के लिए और एक्साइज करने के लिए फेज जीनोम को डीएनए जीनोम से। और ये प्रोटीन क्या है, XIS, इसका नाम ऐसे क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये एक्साइज करता है, इसीलिए इसको XIS बोला गया है, ये एक्सीजन करता है, ये बाइंड करता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से और एक बैंड क्रिएट करता है किसमें, डीएनए में। जो XIS है ये रिकॉग्नाइज करता है दो सीक्वेंस मोटिव जो प्रेजेंट होते हैं आर्म्स के अंदर एट ATTR में, जो अटैचमेंट आर है, राइट आर्म है, राइट साइड है, उसमें प्रेजेंट होते हैं दो सीक्वेंस मोटिव, उसको रिकॉग्नाइज करता है ये XIS। और आल्सो प्रेजेंट इन ATTP, इनको बोला गया है X1 एंड X2, X1 और X2, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ATTP में भी X1 और X2 है, और जब यहाँ पे रिकम्बिनेशन के बाद ATTR फॉर्म होती है तो वहाँ पे दो यहाँ पे XIS बाइंडिंग मोटिव प्रेजेंट है, X1 एंड X2 येलो कलर में, इनसे ये इनको ये रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है। दीज साइट इंट्रोड्यूस ए लार्ज बैंड इंट्रोड्यूस करती हैं, जब XIS इन येलो साइड से X1 और X2 से बाइंड कर जाता है तो बैंड क्रिएट होता है मोर देन 140 डिग्री का। और ये जो यहाँ पे XIS है ये और लैम्डा इंटीग्रेज और IHF ये स्टिमुलेट करते हैं एक्सीजन बाय असेंबलिंग ऑफ एक्टिव प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स एट ATTR। क्यों, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे P1 प्रेजेंट है और P2 प्रेजेंट है, तो P1 और P2 पे तो लैम्डा इंटीग्रेज बाइंड कर जाएगा और H1 और H2 पे यहाँ पे IHF बाइंड कर जाएगा और X1 और X2 पे यहाँ पे XIS बाइंड कर जाएगा, और ये तीनों साइड क्या आ जाएंगी, एक दूसरे के पास आ जाएंगी और असेंबली कर देंगी, और असेंबली करके क्या फॉर्म कर देंगी, प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगी, किस पे, ATTR पे, अटैचमेंट राइट साइड पे। ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, विद प्रोटीन दैट इज असेंबल्ड एट ATTL, जो प्रोटीन असेंबल्ड होंगे किस पे, जो अटैचमेंट लेफ्ट साइड है, एंड रिकम्बिनेशन फिर ओक्योर हो जाएगा। यहाँ पे मेनली जो हमारा XIS है, XIS का फंक्शन, दो मेन फंक्शन होते हैं इसके, एक तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, एक्सीजन को किसके बीच में, बिटवीन ATTL एंड ATTR के बीच में, मीन्स अटैचमेंट लेफ्ट साइड एंड अटैचमेंट राइट साइड के बीच में ये क्या करता है, एक्सीजन करता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है XIS का, वो होता है इनहिबिट करना। क्या इनहिबिट करना, इंटीग्रेशन को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसके बीच में, एट P के बीच में जो कि फेज जीनोम है, एंड एट B के बीच में जो कि बैक्टीरियल जीनोम है, इनके बीच में ये इंटीग्रेशन को इनहिबिट करता है। DNA स्ट्रक्चर दैट इज क्रिएटेड अपॉन XIS बाइंडिंग to ATTP is incompatible with proper assembly of integrase and IHF at this site। तो जो XIS है वो इनकोड किया जाता है फेज जीन के थ्रू, क्योंकि जो XIS प्रोटीन है इट इज़ इनकोडेड बाय द फेज जीनोम एंड it is only made when the phase is triggered to enter into the lytic growth cycle और lytic phase। और फिर जो फेज है वो रेप्लिकेशन करेगी, अपनी प्रोजेनी वो प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से फिर वो हाइड्रोलाइज करेगी होस्ट जीनोम को, और हाइड्रोलाइज करने के बाद वो स्प्रेड हो जाएगी और न्यू सेल्स को वो इन्फेक्ट करेगी। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज लैम्डा इंटीग्रेज, कि कैसे ये साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन करवाता है। इट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ टायरोसिन रिकम्बिनेशन। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ थम्स अप, and if you really like it then please subscribe to my channel and support me. Thank you so much for watching my videos, and if you have any query then please write in the description box given below. Thank you.
you so much once again.